ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या समझा हुआ है, हम लोगों ने कौन सा कंजक्शन समझा पहले, कोऑर्डिनेटिंग। क्या समझा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं उसे, समुच्चय बोधक। तो कंजक्शन को कहते हैं समवन्य समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अभी क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, अधीनस्थ समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, इट जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कोई शब्द ही समझ में नहीं आ रहा है ना, कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो बाद में समझेंगे, पहले से समझाओ कि ये क्लॉज क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अभी नहीं समझेंगे। ठीक है, फिलहाल क्या करेंगे, ये नहीं समझेंगे हम, क्योंकि इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक होगा सेंटेंस, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, वहां पे ये सब कुछ अच्छे से आएगा। ठीक है, फिर भी मेरा बताना है कि इसका क्या मतलब है, ये परिभाषा कह क्या रही है। ठीक है, तो देखो, जब क्लॉज हम लेते हैं, ठीक है, तो उसके अलग अलग क्या होते हैं, भाग होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर में एक ढक्कन है, फिर इसका ये टिप है, ये पूरा उसकी बॉडी है, तो ये क्या है, इसके अलग अलग प्रकार हैं। तो इसी तरह से सेंटेंस में भी अलग अलग क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ठीक, तो उसमें कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वाधारित होते हैं। क्या होते हैं, स्वाधारित, और कुछ आधारित होते हैं। स्वाधारित मतलब क्या, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जिसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी पे आधारित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे तुम सभी लोग खाने के लिए, पैसे के लिए, सब चीजों के लिए किस पे आधारित हो, मम्मी पापा पे आधारित हो। ठीक है, लेकिन मम्मी पापा क्या आधारित हैं, हाँ, वो भी सरकार पे आधारित है, सरकार पे आधारित है, समाज पे आधारित है, किसी न किसी पे कोई ना कोई आधारित है। तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, स्वयंभू, जिसको हम कहते हैं स्वयंभू। ठीक है, किसी पे आश्रित ना होना, इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्वाश्रित होना, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होना, स्वाश्रित होना, किसी पे आधारित ना होना, स्वयंभू होना, ये सारे हिंदी में शब्द है। ठीक है, आजाद रहना, इस तरह से भी कह सकते हैं, मतलब वो किसी पे आधारित नहीं है, किसी पे भी आधारित नहीं है। जैसे पृथ्वी किस पे आधारित है, क्या पृथ्वी को क्या शेषनाग के ऊपर टिका के रखा हुआ है, बताओ, या कछुए के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, नहीं। पृथ्वी क्या है, स्वयंभू है, स्वाधारित है, वो स्पेस में है। ठीक है, जिसके ऊपर किसी का कोई आधार ना होना। ठीक, जैसे अगर मैं अपने लिए कहूं, तो मैं पैसे के मामले में स्वयंभू हूं, किसी पे आश्रित नहीं हूं। ठीक है, काम करता हूं और कमा लेता हूं, तो ये क्या हो गया, स्वयंभू होना। समझ आना। तो इसी तरह से सेंटेंस में कुछ स्वयंभू होते हैं, किसी पे आधारित नहीं, और कुछ क्या होते हैं, आधारित होते हैं। क्या होते हैं, आधारित होते हैं। जैसे मैं कहूं, बारिश होगी तो मत आना, बारिश होगी तो मत आना। ठीक है, तो अब इसमें एक स्वयंभू है और एक आधारित है कि नहीं। इसमें स्वयंभू क्या है, बारिश का होना, बारिश का होना, और आधारित क्या है, मत आना, बारिश होगी तो मत आना। ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक स्वाधारित उपवाक्य है। ठीक है, और दूसरा एक आधारित उपवाक्य है। तो इन दोनों को जो बीच में जोड़ता है, इन दोनों को, जैसे मैंने कहा बारिश होगी तो मत आना, तो मत आना। ठीक है, तो ये तो शब्द क्या है, ये समुच्चय बोधक है। क्या है ये, समुच्चय बोधक है। समझ आ, स्टॉप कर दो। ठीक है, तो ये तो क्या था, समुच्चय बोधक। ठीक है,
तो इसी तरह से हम बहुत सारे जब भी हम बोलते हैं तो हम बिल्कुल फ्लो में, ठीक है, बिल्कुल बहते हुए सारे शब्द बोल जाते हैं, ठीक है। समझते नहीं है कि ये कैसा शब्द हमने बोला, कैसा शब्द हमने बोला, कैसा वाक्य हमने बोला, वाक्यों में हमने क्या प्रयोग किया। श्रद्धा, मेरे बात में जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ना करके लिखने में। ये वीडियो उसीलिए तो बना रहा हूँ कि बाद में इसे देख करके लिख लो। ध्यान, अगर मेरे बोलने पे ध्यान नहीं दोगे तो कैसे समझ में आएगा। दीक्षा तनु को पूछो, लिखा हुआ तो है, फिर भी समझ नहीं आता। जैसे मैं पढ़ा देता हूँ तो तुरंत याद भी हो जाता है ना। लिखने पे बाद में ध्यान करो, दे दूंगा समय लिखने के लिए, पहले फोकस करो मेरे पढ़ाने पे, क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम सेंटेंसेस, जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हम अपने बातों पे, अपने शब्दों पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम किस तरह की भाषा बोल गए, किस तरह के शब्द बोल गए, हमने किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। वो शब्द कहाँ से आते हैं, ये सब कुछ पूछते नहीं, बस बोलते हैं जैसा आ रहा है, दिमाग पे जोर नहीं डालते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बातों को पकड़ना चालू कर दें, अपनी बातों को, दूसरी की बातों को तो बाद में पकड़ेंगे, पहले हम अपनी बातों को तो पकड़े, ठीक है। उन शब्दों को पकड़े, सेंटेंसेस को देखें, ठीक है, तो हमें बहुत सारी ग्रामर तो ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। हम खुद समझना बोलना सीख जाएंगे, किस बात पे कितना जोर डालना है, किसको कैसे मनाना है, ठीक है। तो जब भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम कभी सिंपल सेंटेंस नहीं बोलते, हम हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर एक और होता है कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या होता है हम आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। तो हम बहुत ही कम सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन ज्यादा करके क्या बोलते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तब यहाँ पर मेन इनका काम आता है कि किस तरह से अलग अलग फ्रेजेस को, अलग अलग क्लॉजेस को, फ्रेज क्लॉज अगेन नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। इतना समझो कि अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग भाग है, फ्रेज, क्लॉज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सारे के सारे क्या है, सेंटेंस के अलग अलग भाग है, ठीक है। इनको जोड़ने का काम कौन करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। अधीनस्थ, समुच्चय बोधक, अव्यय, ठीक, समझ आ गया। इसकी हिंदी में परिभाषा लिखोगे, लिख लो इसे। लिखो, अधीनस्थ समुच्चय बोधक अव्यय वह होता है जो, अधीनस्थ समुच्चय बोधक अव्यय वह होता है जो आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्यों से जोड़ता है, ठीक है। आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्यों से जोड़ता है, ठीक है। आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्यों से जोड़ता है या वाक्यों से जोड़ता है, ठीक है। इनके अभी इसको भी क्या किया जा सकता है, इसको भी अलग अलग भाग में बांटा जा सकता है, ठीक है। देखो, ये जितने भी टाइप्स होते हैं ना, ये टाइप सिर्फ पढ़ने के लिए, किसके लिए है, पढ़ने के लिए, कि हमारे दिमाग में वो शब्द जाकर के बस सके, और किसका कब इस्तेमाल करना है, किसका कब इस्तेमाल करना है, ठीक है, उनका क्या हो सके, प्रयोग हो सके, ठीक है, कि हमारा दिमाग तुरंत पहुंच जाए उस जगह पे, ठीक है। ये जितने भी टाइप्स किए जा रहे हैं ये सिर्फ समझने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। जब सेंटेंसेस हम फॉर्मेट करते हैं, जब सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, सेंटेंसेस को, वाक्यों को जब हम बनाते हैं, तो हमें सब याद नहीं रखना पड़ता है कि हाँ याद कर करके ये टाइप डालो, वो टाइप डालो। अपने आप जैसे सिचुएशन आएगी तुरंत पता चल जाएगा कि यही शब्द इस्तेमाल होगा, ठीक है। सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो सोचना पड़ेगा। जैसे साइकिल चलाते हैं तो स्टार्टिंग में ब्रेक कब लगाना है, साइकिल पैडल मारना है, ये सब चीजें ध्यान करनी पड़ती हैं। इसी तरह से जब हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें सब ध्यान करना पड़ता है कि क्या ब्रेक है, क्या क्लच है, ठीक है, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, ठीक है। या ये कहूँ कि जब तुम्हारा बैग होता है, ठीक है, बैग में खैर अभी भी ध्यान देना पड़ता होगा। स्टार्टिंग में कहीं हम जाते हैं,
स्टार्टिंग में जब हम कहीं जाते हैं तो हम बिल्कुल सब कुछ देखते हुए जाते हैं कि हाँ ये घर है, ये रास्ता है, ये दुकान है, ये सब कुछ देखते हुए कहीं भी नई जगह जब जाते हैं। जब बार बार उसी जगह से जाते हैं तो कुछ ध्यान देते हैं कि आसपास क्या है, चुपचाप रास्ते रास्ते चले जाते हैं, ठीक है। तब कुछ अचंभा नहीं लगता है ना, कुछ सोचने में ज़्यादा मजबूर भी नहीं होते हैं। तो इसी तरह से ये पढ़ाई भी, हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो टाइप्स कर करके देख देख के हर एक चीज़ को समझते हुए पढ़ रहे हैं, पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसको बार बार देखेंगे तो एक बार ये सब अपने आप अपने माइंड में रह जाएंगे, ठीक है। बस ये नहीं कि बंद करके रख दिए, इनको बार बार क्या करते रहना, ठीक। तो इनको अलग अलग भाग किए हुए हैं। जैसे सबऑर्डिनेटिंग जो है उसको समय के आधार पे कौन कौन सा होते हैं। जैसे व्हेन, जिसका मतलब होता है जब, व्हाइल जब तक, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। किसी को लगेगा कि सर आपने यही शब्द, मुझे याद आ रहा है कि प्रीपोजिशन में भी आए थे, ठीक है, यही शब्द एडवर्ब में भी आए थे, और कहीं ना कहीं यही शब्द एडजेक्टिव में भी आए थे। तो इन आगे वाला जो हमारा आगे का जो चैप्टर है वो इसी पे है कि ये शब्द एक जैसे क्यों। ये इनके काम के आधार पे क्या होता है, इनका प्रयोग बदलते चला जाता है। इनका काम है, इसके हिसाब से इनका जो फॉर्मेशन वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इनका मतलब बदल जाएगा। किस जगह पे इस्तेमाल हुआ है, किस जगह पे इस्तेमाल हुआ है, उसी की वजह से इनका मतलब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी बस देखना है हमें रीजन, कारण के लिए, बिकॉज मतलब क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि या तब से, ठीक है। यही सीधा हमने एडवर्ब में भी देखा है, यही सिंस और फॉर, समय के लिए ही, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है, सबऑर्डिनेटिंग में भी, ठीक है, मतलब कंजक्शन में भी आ रहा है। तो अगेन जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा क्यों इसने अलग अलग करके हमने पढ़ा हुआ है। फिर कंसेशन मतलब विरोध को दिखाना। कंसेशन का वैसे वो मतलब नहीं होता, पर यहाँ समझो कि विरोध होगा। जैसे ऑल्दो, बहुत शब्द आता है ना ऑल्दो, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है यद्यपि। दो का मतलब भी क्या होता है, यद्यपि, इसको कह सकते हैं हालांकि। एक और शब्द इसी से जुड़ता हुआ आता है हाउएवर, क्या आता है, हाउएवर, उसका मतलब भी क्या होता है, हालांकि, ठीक है। और एक शब्द होता है नॉर्थविथस्टैंडिंग, नॉर्थविथस्टैंडिंग, ठीक है। पर इतने हार्ड वर्ड्स, जैसे सेंटेंसेस पढ़ते जाओगे वैसे समझ में आने लगेंगे। ये सब एक ही जैसे हैं, समानार्थी कह सकते हो, ठीक। कंडीशन, परिस्थिति बताने के लिए, इफ मतलब यदि, अनलेस जब तक नहीं, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते की। ये शब्द हमारे हिंदी में जब हिंदी बोलते हैं तब इन शब्दों का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, इस्तेमाल होता है ना, ठीक। पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए, सो दैट, ताकि। इन ऑर्डर दैट, इसका मतलब भी क्या होता है, ताकि, ठीक है। सो दैट का मतलब भी होता है तो, उसका मतलब क्या होता है, तो। ढंग बताने के लिए, एज मतलब जैसे, एज इफ का मतलब मानो, ठीक है। तो इन्हें पॉज करके क्या कर लो, लिख लो सारे के सारे शब्द, ठीक है, और इन्हें याद करो। शब्द को हमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्म समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि दे आर द पेयर्स ऑफ कंजक्शन यूज्ड टू जॉइन द इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे शब्दों को जानते हैं कि अब देखो ये पेयर्स में होंगे, किसमें होंगे, पेयर्स में होंगे। पेयर मतलब क्या होता है कि दो का जोड़ा, दो का जोड़ा। जब भी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या कहने लगते हैं, पेयर में। मतलब क्या है कि इसमें कंजक्शन सिर्फ एक नहीं है, कितने कंजक्शन है, दो, और दोनों का साथ में इस्तेमाल हो रहा है, दोनों का इस्तेमाल साथ में हो रहा है। और किस लिए हो रहा है, तो देखो दे आर पेयर्स मतलब जोड़ा है, किसका जोड़ा है, कंजक्शंस का जोड़ा है, दोनों भी कंजक्शंस ही होंगे। यूज्ड टू ज्वाइन मतलब ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए। कैसे जोड़े, इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स। अब फिर से मैं पहले समझा चुका हूँ, ग्रामेटिकल यूनिट्स या ग्रामेटिकल एलिमेंट्स ये क्या होते हैं, इकाइयाँ होती हैं। क्या होते हैं, ये इकाइयाँ होती हैं। जैसे नाउन हो गए, ये भी एक इकाई है, प्रोनाउन, एडवर्ब, क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, इकाइयाँ हैं। तो उनको जोड़ने के लिए काम आता है। और ये एलिमेंट्स होंगे कैसे, इक्वल, मतलब जिनका मतलब एक है। नाउन है तो नाउन को, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को, सेंटेंस है तो सेंटेंस को, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को, ठीक है। और ये किसमें काम, सेंटेंस, सब चीजें हो किसके लिए रही है, सेंटेंस के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ही। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैंने लिस्ट किए हैं
उनको हम देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर, ना तो ना, मतलब एक जगह पे आइदर हो रहा है फिर बीच में कुछ है, फिर दूसरा इस्तेमाल किया फिर कुछ है। ठीक है, समझ रहे हो? पहले शब्द आ गया फिर बीच में कुछ लिखा हुआ है, बीच में और आ गया फिर कुछ लिखा है। समझ आया? इसी तरह नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, एज, सो दैट, सच एज। ठीक है, आगे मैंने हिंदी लिखी हुई है। ऐसा बहुत आता है, ज्यादा करके यही सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें 10th में और 12th में, कि अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करो, बीच में ये कंजक्शन लगा, बोल दिया जाएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में इसको कन्वर्ट करो, बदलो, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये शब्द का तो मतलब पता हो कि हिंदी में क्या कहते हैं, या हमारे ज़हन में इनका मीनिंग हो, मतलब क्या होते हैं। चाहे हमें हिंदी अनुवाद ना पता हो, लेकिन इसका अर्थ पता होना चाहिए, इसका असलियत है क्या इसकी। ठीक है, हिंदी एक अनुवाद है, हिंदी क्या है, एक भाषा है, अनुवाद, लेकिन मीनिंग तो सेम ही है, पीछे जो अर्थ है वो तो हमें पता ही रहना चाहिए। ठीक है, समझ आया? इसको भी लिख लो। ठीक है, इनको हिंदी में बता देते हैं, आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर, या तो ना, बोथ एंड, दोनों और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि। ठीक है, वेदर और, क्या या, एज उतना जितना, सो दैट इतना की, सच एज ऐसा जो। ठीक, ओके, तो ये लास्ट है हमारा कंपाउंड कंजक्शन, जिसको क्या कहते हैं, संयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय। देखो, दे आर अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ सिंगल कंजक्शन। मतलब क्या है कि ये जो, जैसे हम लोगों ने पहले देखा, ठीक है, क्या देखा, कोरिलेटिव कंजक्शन, यहाँ पे दो शब्द मिला करके, मतलब जोड़े में थे, अब यहाँ पे जोड़े पे नहीं है, ग्रुप में है। क्या है, ग्रुप में, मतलब दो या तीन शब्दों को मिला करके क्या बन रहा है, कंजक्शन बन रहा है। दो या तीन शब्दों को मिला करके क्या बन रहा है, कंजक्शन बन रहा है। अब वहां पे भी हमने देखा था कि दो है, कोरिलेटिव में हमने क्या देखा था कि दो शब्द है, तो ये इससे भिन्न कैसे है। ठीक है, तो देखो वहां पे दो कंजक्शन से दोनों कंजक्शन अलग अलग है, दोनों कंजक्शन क्या है, अलग अलग, और सेंटेंस में अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होंगे, सेंटेंस में दोनों क्या होंगे, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये कैसे काम करेंगे कि ये एक ही एक्ट एज अ सिंगल कंजक्शन, तो ये तीनों मिलाकर के एक कंजक्शन है, तीनों मिलाकर के क्या है, ये एक कंजक्शन है। जैसे इन ऑर्डर दैट, जिसका मतलब होता है ताकि। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज, ठीक है, जैसे ही, इसका क्या मतलब होता है, जैसे, ये एक ही कंजक्शन है, सेंटेंस में एक ही जगह पे आएगा, अलग अलग जगह पे नहीं होंगे। और कोरिलेटिव क्या होता था कि वो अलग अलग जगह पे भी रहते थे। ठीक है, समझ आया? कोरिलेटिव में जो सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में जो कंजक्शन है वो अलग अलग तरह से इस्तेमाल हुए हैं। एज भी कंजक्शन है, इफ भी कंजक्शन है, एज इफ है तो एज भी, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक है, और यहां पर एज सुन एज एक ही है, एक ही कंजक्शन है। ठीक, सो दैट, ये भी क्या है, एक ही जगह पे इस्तेमाल हुए। एज इफ, मानो, ये भी क्या हुए, एक ही जगह पे हुए। तो कंपाउंड, जो कंपाउंड कंजक्शंस होते हैं, ये बनते चले जाते हैं हमारे इस्तेमाल के साथ, जैसे ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ, सो दैट। ठीक है, इस तरह से काफी हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड कंजक्शन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जो आगे चल करके जैसे तुम्हें इंग्लिश में आगे बढ़ोगे, तुम खुद से बना बना करके इस्तेमाल करना चालू कर दोगे। ठीक है, समझ आया? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, हम भी सेंटेंसेस बनाते हैं अपने इस्तेमाल के हिसाब से, मतलब सेंटेंस तो हम बनाते हैं, साथ ही साथ हम शब्दों को भी बना लेते हैं। ठीक है, रुक जा। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, कंजक्शन खत्म होता है। तो देखो हमने सारे शब्द कर लिए, जैसे कि मैंने बताया इंटरजेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ कौन कौन से शब्द है, एक है आ, एक है वाव, एक है ओह। ठीक है, ये तीन ऐसे शब्द हैं। ठीक, और ये भावनाएं बताने के लिए होती है।
जैसे किसी को दर्द हो रहा है, कोई परेशानी में, दर्द में, तो वो क्या बोलता है, क्या चिल्लाता है, ठीक। इसी तरह से कुछ देख करके बहुत अचंभा हुआ, वंडर हुआ, तो हम बोलते हैं वाव, ठीक। इसी तरह से किसी को, दूसरे को देख करके क्या हुआ, दुख हुआ। दर्द नहीं है, दुख अलग, दर्द अलग। जब हमको ही दर्द हो रहा है तो हम चिल्लाते हैं, ठीक है। हमें देखकर, किसी को देख करके बहुत अचंभा लगा तो हम वाव बोलते हैं, ठीक। इसी तरह से किसी को देख रहे हैं, वो दर्द में है और उसके प्रति हमारे अंदर क्या है, एम्पैथी है। क्या है हमारे अंदर, एम्पैथी है, दया भावना है, तो हम बोलते हैं ओह। समझ आया? तो ये 3-4 शब्द ही होते हैं। इसी तरह से जो शब्द होते हैं हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 ही इंटरजेक्शन इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक। तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होता है। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक हिसाब से हमने 3 से 4 महीने में किया, ठीक है। हालांकि अगर स्कूल में होते तो और भी 2-3 हफ्ते चले जाते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल लगातार फास्ट तरीके से कर लिया सारे के सारे शब्द। अब तुम्हारा काम क्या बनता है, इन शब्दों को, वैसे मैं रटने के लिए कुछ कहता नहीं हूँ, पर रटने के लिए अभी भी नहीं कहूँगा, इन सब सारे शब्दों को क्या करो, याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, ठीक है। इनको देखो, हिंदी से जोड़ो, इनके मतलबों को देखो, ठीक है। क्योंकि अब जब हम करेंगे, अब हर वक्त क्या करनी पड़ेगी, तुम्हें एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी पड़ेगी। अब एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी पड़ेगी, पता चला शब्द ही नहीं समझ आ रहे हैं, पता चला क्या, शब्द ही नहीं समझ आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी जब आगे एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो वहां पर हमें शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जिसके लिए, क्योंकि हमने हर तरह से देख लिया, हमने नाउन देख लिए, प्रोनाउन देख लिए, एडवर्ब देख लिया, एडजेक्टिव देख लिए, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन देख लिए, कंजक्शन देख लिया और इंटरजेक्शन भी बता दिए। तो इन सब से बाहर नहीं जाने वाला है कुछ, बाहर नहीं जाने वाला है कुछ। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अरे एक ही शब्द सब में आ गया था, कुछ शब्द, वही शब्द प्रीपोजिशन में भी है, वही शब्द एडजेक्टिव में भी है, वही शब्द प्रीपोजिशन में भी है, वही शब्द फिर कंजक्शन में भी है, ऐसे कैसे, ठीक है। क्या कारण है इसके, ठीक। तो इसको, ये जो तुम्हारा सवाल होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही शब्द क्यों है, एक ही शब्द सब में क्यों आ रहे हैं, या एक बार पढ़ो तुम्हें दिख भी जाएगा कि बहुत सारे शब्द तो सेम है, ठीक है। तो सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ठीक। तो इसको क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। और वहीं से हमारा एक अध्याय का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा समापन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सेंटेंसेस की तरफ बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से तुम्हारा काम क्या है, पहले ही बता चुका हूँ, ये जितने भी मैंने शब्द दिखा करके दिए हैं, ये लिखाकर, ये ठीक है, ठीक है। ये ज्यादा शब्द नहीं होंगे, ये बहुत लिमिटेड होंगे, ठीक। लेकिन इससे क्या होगा कि कितना 50 से 70% तुम्हें शब्दों में परेशानी नहीं आएगी। इंग्लिश पढ़ते वक्त सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग तुम जान रहे हो, जिनका मतलब भी तुम समझ रहे हो, ठीक। परेशानी आएगी अब वर्ब्स पे, परेशानी कहाँ आएगी, वर्ब्स पे परेशानी आएगी, किनमें, नाउन्स में। तो जिनके लिए अब तुम्हारा काम बनता है कि तुम एक डिक्शनरी लो, क्या लो, डिक्शनरी लो। अब जब भी तुम्हारे पास डिक्शनरी हो, साथ ही साथ जब भी तुम अब रीडिंग करना चालू करो, क्या करो, अब रीडिंग करना। तुम्हारे पास इंग्लिश की कोई ना कोई किताब होनी चाहिए, कहानी बुक लो, स्टोरी बुक लो, ठीक है। या अपने तुम्हारे स्कूल की जो किताबें हैं उन्हीं को रीड करो, उन्हीं को क्या करो, रीडिंग करो। अब पूरी तरह से, सब लोग कह रहा हूँ कि अब पूरी तरह से एक नियम बना लो कि अब तुम्हें, किसी को मैंने दिया हुआ है कि हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो अब हैंड राइटिंग प्रैक्टिस सबको नहीं कहूँगा, अगर सब कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन सब लोग कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेन अब क्या काम होगा कि तुम्हें रीडिंग करनी है, क्या करनी है, रीडिंग करनी है। और हर शब्द पे रुकना है, हर एक शब्द लिखने के पहले सोचना है कि ये कौन सा शब्द है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आया है, इसका हिंदी क्या मतलब है, इसका हिंदी का क्या मतलब है। तो तुम पाओगे कि बहुत सारे शब्द तुम्हारे क्या हो रहे हैं कि हाँ सॉल्व हो जा रहे हैं, हमें पता है क्या है, हमें पता है। लेकिन रीडिंग करने से पहले एक बार सभी जितने शब्द लिखा डाले उन्हें सबको याद कर लो, उन्हें पढ़ डालो, फिर रीडिंग चालू करना, ठीक है। रीडिंग चालू करने से पहले तुम्हारे पास अगर मोबाइल है तो वहाँ पे उस पर डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, या तो गूगल से तो मिल ही जाना है, नहीं है किसी को मोबाइल नहीं मिल रहा है तो डिक्शनरी खरीद लो, ठीक है। डिक्शनरी खरीद लो, रीडिंग की बुक रखो,
बगल में डिक्शनरी रखो, जिस भी शब्द का हिंदी अनुवाद नहीं पता, जिसका अर्थ नहीं पता, उसको तुरंत डिक्शनरी में ढूंढ लिए। ठीक है, समझ आया? इसको हैबिट बनाओ। हर शब्द, यहाँ तक कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के भी बहुत सारे शब्दों का मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, जैसे मेरे को प्रधानता, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके मतलब नहीं पता। उभयनिष्ठ, इसको तो जान रहे हो ना, कॉमन। लेकिन जिसने नहीं जाना उसके लिए तो परेशानी की बात हो जाएगी। क्या मतलब उभयनिष्ठ मतलब क्या? ठीक है, तो हिंदी के भी शब्द जरूरी नहीं कि हमें सब समझ आते हैं। हिंदी और इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ क्या है, शब्द हैं अलग अलग कल्चर के। मेन मकसद जो होता है उसके पीछे का अर्थ जानने में, उसके पीछे का अर्थ जानने में। ठीक है, तुम अनुवाद करो, बहुत सारी चीजें उसी से सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, और फिर किसी चीज का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, तो फिर मेरे से पूछो, मैं उसे तुम्हें जोड़ करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, समझ आ? मीनिंग यही होता है कि तुम उसको असली दुनिया से जोड़ पा रहे हो कि नहीं। मीनिंग मतलब यही होगा कि असली दुनिया से जोड़ पा रहे हो। ठीक है, तो क्या क्या चीजें मैंने तुम लोगों को बताई? सबसे पहले सारे शब्द याद कर डालो, दूसरे नंबर में डिक्शनरी। ठीक है, और उसके बाद रीडिंग करनी है। रीडिंग के साथ साथ अगर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर डालते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसकी जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग इसी समय सुधर सकती है, बाद में नहीं सुधरेगी। एक बार खराब तो फिर खराब, बहुत मुश्किल पड़ेगा बाद में सुधारना राइटिंग। अभी सुधार लोगे तो सुधार जाएगी। ठीक है, किस तरह की राइटिंग? ना बहुत ज्यादा बड़ी हो, ना बहुत ज्यादा छोटी हो। ठीक है, ना बहुत ज्यादा घिचपिची दिखती हो, ठीक है, ना बहुत ज्यादा बड़ी दूर दूर लिखी हो। ठीक है, साफ तरह से समझ में आए। बहुत ज्यादा उसमें डिजाइन करने की भी जरूरत नहीं, गोल गोल किए पड़े। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर दूर बड़ा बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है। मेन क्या है कि सामने वाले को समझ में आए। मेन क्या होगा कि सामने वाले को समझ में आए। ठीक है ना सर, सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, हमें समझ में आए, सामने वाले को समझ में आए, और थोड़ी बहुत गंदी ना दिखे। सुंदर नहीं दिख रही, ठीक है, कोई बात नहीं, पर बहुत गंदी ना दिखे, घिचपिचाया ना हो। ठीक है, तो अगर अभी रीडिंग के साथ राइटिंग सुधार लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में कुछ दिनों बाद हम राइटिंग रोक करके सिर्फ रीडिंग ही करेंगे। ठीक, समझ आया? ओके।